जय हिंद दोस्तों, कट 88 में आपका स्वागत है। तो हम लोग सेट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सेट 5 है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग एक सीरीज चलाए हुए हैं। तो आप लोग ये सेट को आराम से देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ सकते हैं संभावित क्वेश्चन, वो हम इनमें मतलब पूछा दिया गया है, उनको हम डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी का, बिना किसी टाइम लिए हुए। तो 1 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले से मन में बना ली कौन सा ऑप्शन होगा, पढ़ के क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के, उसके बाद हम जैसे ही बताएंगे, एनालिसिस बताएंगे, तो आप लोग उस पर देखिएगा कहाँ हम गलती कर रहे थे और कहाँ पे आप सुधार करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा को लिखने वाली उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक ना, ये एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे एक का। और दूसरा हम चलते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 में निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल ये 72 जो बताता है ना, ये राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति को बताता है। भारत के, अब देखिए बाकी और जो ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना का क्षेत्राधिकारी, ये कौन सा आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है, आप लोग याद कीजिएगा, 124, 124, 124 याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 75। और वाक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस में बता रहा है? 19 के क में। तो ये सब भी आर्टिकल आप लोग 19 का क में, ये सब भी आप लोग आर्टिकल देखते चलिएगा। तो 2 का हो गया। अब चलते हैं 3 पे। 3 में देखिए क्या बता रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि ये संविधान का अनुच्छेद 368 जो है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? राष्ट्रीय आपातकाल से। तो ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया भाग 18 में है, भाग 18 है, ठीक ना, भाग 18 से संबंधित है आर्टिकल 368, जो कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आगे चलते हैं। 4 में, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। 5 में चलते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो धन विधेयक के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए धन विधेयक क्या होता है? ये सबसे पहले हम सिर्फ लोकसभा में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। किसमें? लोकसभा में। राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होता, यानी राज्यसभा इस पर निर्णय दे सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए लोकसभा, जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसको मानेंगे। तो याद रखिएगा, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत करते हैं? लोकसभा हम प्रस्तुत करते हैं। जब लोकसभा हम प्रस्तुत करते हैं तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा, ठीक ना। तो कौन करेगा? इसका करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो घोषित करने का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो सिर्फ इतने हैं। तो इसका आर्टिकल भी जान लेते हैं, कौन से आर्टिकल में है? 110 आर्टिकल में धन विधेयक के बारे में बता रखा है। चलते हैं 6 नंबर में। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या बोलते हैं? आप लोग को पता होगा, जब केंद्र शासित प्रदेश में किसी को नियुक्त किया जाता है, वहाँ का सत्ता देखने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उपराज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपराज्य बोलते हैं। अभी तीन केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। जैसे कि एक हो गया नई दिल्ली, दूसरा हो गया पांडिचेरी, तीसरा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 3 याद रखिएगा। राज्यपाल आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है? राज्य में होता है, ये राष्ट्रपति हो गया, और ये प्रधानमंत्री, इन लोगों के बारे में पता ही है। साथ में देखते हैं, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए ये योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1950 में, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 8 में, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार? तो देखिए अब संपत्ति का अधिकार जो था ना, इसको अब हटा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, 1978 में, जिसके तहत जो है ना, संपत्ति का अधिकार को हटा करके इसको रख दिया कहाँ पे? 300 के आर्टिकल क में। ये याद रखिएगा, 300 का आर्टिकल क में भेज दिया था। कहाँ से? जब संविधान संशोधन हुआ था 44वां, कब? 1978 में। तो ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था इसको। अब 1953, यहाँ 9 में बोलते हैं, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो वो पहला पिछड़ा आयोग जो था ना, ये किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? ये काका कालेलकर की अध्यक्षता में। दूसरा अगर पूछता तब होता BP मंडल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? BP मंडल, 1977 में हुआ था दूसरा।
पिछड़ा आयु की गठन। ये हो गया। अब देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु, जो कोमेट होता है कब दिखाई देगा? तो अब दिखाई देगा ये 2061 में, ये यानी ये 86 साल के बाद दिखाई देता है, ठीक ना। कितने वर्षों के बाद? 86 वर्षों के बाद दिखाई देता है, ये याद रखिएगा, 2061 में दिखाई देगा। अब 11वां में चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी कि यहाँ पूछना चाहिए कितनी बार, यानी 12 घंटे में ये एक बार परिक्रमा कर लेता है। ये जीपीएस ये है ना, नेविगेशन प्रणाली है जिसके तहत ये पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये सैटेलाइट होता है इस तरह से कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है, जिस तरह से ये पृथ्वी का परिभ्रमण करता है, 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। अब 12 में क्या बता रहा है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानों में होती है? तो देखिए सबसे पहले हम ग्रेनाइट चट्टान, ये होता है ना पृथ्वी के अंदर जितने भी प्रकार के लावा होते हैं ना, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। वो जब ये ठोस हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो ये ग्रेनाइट का रूप ले लेते हैं। तो ये किस प्रकार के चट्टान में होते हैं? ये होते हैं आग्नेय चट्टान में। अब यहाँ पे 13 यहाँ पढ़ते हैं कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा ये सहारा रेगिस्तान कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में, लेकिन 2 ऑप्शन है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। किधर? उत्तरी अफ्रीका में ये पाया जाता है। अब कुछ देश की यहाँ पे देश है, उसकी राजधानी भी बताना है, जैसे कि कंबोडिया। यहाँ पूछा है कि प्योंगयांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो आप लोगों को पता होगा कि प्योंगयांग किसकी राजधानी है? ये है दक्षिणी कोरिया की राजधानी। दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल याद रखिएगा। वियतनाम का राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। और कंबोडिया का नाम राजधानी कहाँ है? न्यूम पेन्ह, ये याद रखिएगा आप लोग। अब 15 में चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो आप लोग को ये पता होगा कि ये कौन सा जलडमरू है? पाक जलडमरू। और बाकी को भी जान लेते हैं। सुंडा जलडमरू जो है ना, ये तस्मान सागर को ये गलत हो गया, ये आगे को बताएंगे। सुंडा जलडमरू क्या होता है कि ये सुमात्रा को जावा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा को जावा द्वीप से अलग करता है। और ये बॉस जो है ना, ये हडसन खाड़ी है, हडसन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। ये हडसन जो है ना, ये दक्षिण सागर और ये हडसन खाड़ी ये अलग करता है। तो ये 4 प्रकार की इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 16 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान में? देखिए उत्तर भारत की नदी इसमें दिया गया है और दक्षिण भारत की नदी। तो देखिए सिंधु नदी, गंगा नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, ये उत्तर भारत की नदी है। तो इन क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये जो कि दक्षिण भारत की नदी है। दक्षिण भारत का गंगा भी इसको बोला जाता है। 17 में देखते हैं, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है? इसे हम बोलते हैं आम्र वर्षा के रूप में। जब लौटती मानसून जाता है तो गर्मी का हवा और उधर से समुद्री आर्द्र हवा आपस में टकराती है, तो वहाँ पे वर्षा होता है, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ के आम्र वर्षा के रूप में। 18 में क्या बता रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, यानी फल के द्वारा वो होता है? तो जितने भी दलहन पौधे हैं ना, ये होते हैं फलीदार फसल होते हैं। 19 में देखते हैं, एक सेकेंड। 19 में देख, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों से जलाशयों का साक्ष्य मिला है? देखिए सबसे बड़ा जो जलाशय का साक्ष्य मिला है, ये मिला है धोलावीरा से। कहाँ से मिला है? धोलावीरा से, जो कि गुजरात में है, कच्छ में। यहाँ सबसे बड़ा उन्नत जल निकासी प्रबंधन भी यहीं से मिला है। और देखिए ये कालीबंगा, ये कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में, ये काली रंग की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और ये कोटजी सूट कोटदा नदी पे है। उसके बाद ये लोथल, ये भगवा नदी पे है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया इसका। देखिए 20 में, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ है? ये है बौद्ध धर्म के, जो कि किस भाषा में? ये पाली भाषा में लिखा गया है। तो 3 प्रकार के पिटक होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक।
21 में देखते हैं विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। तो विक्रमादित्य किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है विक्रमादित्य। इसी समय में कौन आया था? फाह्यान, चीनी यात्री फाह्यान आया था भारत, ठीक ना। जो कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, ये किसका? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है। 22 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो पांचवा वेद किस ग्रंथ को बोला जाता है? ये बोला जाता है महाभारत को। 22 हो गया। आप 23 में चलते हैं। देखिए 23 में क्या बता रहा है कि भारत में सिजदा प्रथा को किसने शुरू किया था। सिजदा का अर्थ क्या होता है कि पैर में झुक कर क्या करना, मतलब सर झुका कर प्रणाम करना। और एक और प्रथा था पोबोस, सिजदा और पोबोस। पोबोस का अर्थ होता है कि पैर में झुक कर मतलब प्रणाम करना। इस तरह से दो प्रथा था। ये किसने चालू किया था? ये किया था गियासुद्दीन बलबन ने चालू किया था। बाद में इसको चल करके यही दोनों प्रथा को मुगल शासक था कौन? शाहजहां, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। कौन? सिजदा और पोबोस को। हम्पी साम्राज्य, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी है। तो ये हम्पी जो है दक्षिण भारत का एक विजयनगर साम्राज्य था। उनकी ये राजधानी थी, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई हरियर एवं बुक्का नामक भाई ने किया था, जिसको हम संगम काल भी बोले जाते हैं। इसमें 4 वंश हुए थे, विजयनगर, उसके बाद संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरिबिडु। तो संगम राज्य में था विजयनगर और बाकी 3 थे सुलुभ, तुलुभ और अरिबिडु। 25 में बता रहा है कि इनमें से किसे खान एक खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो किसे किया गया था? ये बैरम खां को खान एक खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये बैरम खां कौन थे? तो ये बैरम खां थे अकबर के संरक्षक। किसके संरक्षक? अकबर के संरक्षक। और ये बैरम खां को 1561 ईस्वी में मक्का भेज दिया गया था। किसके? अकबर के द्वारा तीर्थ यात्री पर। जैसे ही मक्का की यात्रा के लिए निकला था ये बैरम खां 1561 ईस्वी में, एक जगह था पाटन नामक स्थान पर, वहाँ के लोकल जो थे, तो वहाँ के कुछ सरदार थे, उनके द्वारा इसकी हत्या कर दिया गया था बैरम खां की। उसके बाद 26 में क्या बता रहा है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आप लोगों को पता होगा, इसके रचयिता है जयदेव। और कबीर के ये हैं बीजक। इसके पुस्तक का नाम याद रखिए, बीजक। उसके बाद 27 में क्या है? हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन हुआ था? ये हुआ था मीर उस्मान अली खान हुआ था, ये याद रखिएगा। 28 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था? ये किया था 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किया था। क्या बोलते हैं, कोलकाता के सेंट फोर्ट कॉलेज में किया था। सेंट फोर्ट कॉलेज में किया था। इस कॉलेज की स्थापना, इस संस्था का स्थापना के पीछे क्या राज था? इसका पीछे का राज था कि प्राचीन शिक्षा का प्रसार करना, प्राच्य शिक्षा का प्रसार करना इसका मुख्य क्या था? केंद्र था। 29 में देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसको बोलते हैं HRA। इसकी स्थापना किया गया था 1924 में। कहाँ? लखनऊ में किया गया था। इसी के बाद ही एक घटना हुआ था, क्या बोलते हैं, काकेरी षड्यंत्र, जिसको ट्रेन डकैती बोला जाता है, काकेरी षड्यंत्र। इसी का क्रांतिकारी था, बाद में चल के ये मतलब काकेरी षड्यंत्र रचा था। तो HRA की स्थापना कब हुआ था? 1924 में। कौन किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल। ये याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। इसके साथ और 2 व्यक्ति थे, उसको भी याद रख लीजिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। 30 में बता रखा है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन सबसे पहले हम जानते थे कब आया था? 1942 में आया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम में क्या था कि भारत में यहाँ पे राजनीतिक की कहर काफ़ी चल रहा था। तो उनमें से ये मतलब एक प्रस्ताव लेकर आया था क्रिप्स मिशन, और उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। वो इसी के बारे में पूछा है। तो विंस्टन चर्चिल ने इसको भेजा था, क्रिप्स को, स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा था भारत। वहाँ पे मतलब एक सुझाव दिया था कि आप लोग हम मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, आप लोग का संविधान के गठन के लिए हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन वो तो महात्मा गांधी इसके विषय में बोला था कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, तो उसके बाद उसको मना कर दिया था। तो इसके कारण से ये क्रिप्स मिशन वापस चले गया था।
31 में क्या बता रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? ये किया गया था 1991 में। उस समय में वित्त मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें उदारीकरण का अर्थ आया था, जिसमें था कि विश्व की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। यानी इससे क्या होगा कि भारत की का जो ये अर्थव्यवस्था है ना, काफ़ी मतलब आगे बढ़ा इसके कारण से 1951 के बाद। 33 में देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण अनुपात कितना था लगभग में? तो वो था 31:69। यानी 31 लोग अगर शहर में रहते थे तो 69 लोग कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। आप लोग लिंगानुपात भी जानते नहीं। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं थी उस टाइम? तो वो था कितना? 943। तो 943 याद रखिएगा। और अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो वो कितना है? वो था 284। कितना था? 284, ये याद रखिएगा। 34 में क्या बता रखा है कि 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक था। जीएसटी विधेयक किसके कारण था? वो एक प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक था, जीएसटी विधेयक, जो कि आप लोग पढ़ा होगा कि 101वां संविधान संशोधन हुआ था, तब उस समय में जीएसटी लागू हुआ था। ये जुलाई 2015 में। आगे देखते हैं। आप लोग काफ़ी मज़ा आएगा। अगर यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो तो आगे तक देखते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बताएंगे। हिंदी क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखते हैं 35 में बोल रहा है कि परंपरागत कृषि योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो परंपरागत कृषि योजना के सब, ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें ये गलत है। बी नंबर, 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये गलत था। सिर्फ दिया था कि 1 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे और 150 जिला बनाए जाएंगे, मतलब 150 जिला में ये क्लस्टर बनाया जाएगा। तो बाकी और सब ऑप्शन हम दिखा देते हैं, वो पढ़ लीजिए आप लोग, और बाकी सब सही है। इसका शुभारंभ कब हुआ था वो भी देख लीजिए, 2015 में हुआ था। और ये सब सही है, सिर्फ ये गलत है, बी नंबर। 36 में देखते हैं, एक सेकेंड। 36 में हम लोग देखते हैं कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब हुआ था? ये हुआ था 14 नवंबर 2004 को। 14 नवंबर 2004 को, ये याद रखिएगा। 37 में है WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू की? ये शुरू किया कौन सा? बी हेल्दी बी मोबाइल ऐप। ये पहल शुरू किया है किसके लिए? WHO ने गैर संक्रामक रोगों को रोकने के लिए। 38 में देखिए, ये नृत्य से संबंधित है कि ये जल्लीकट्टू जो है ना, ये सबसे पहले जानिए ये जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और ये कब मनाया जाता है? पोंगल उत्सव होता है तमिलनाडु में, उसी के दरमियान ये मनाया जाता है। और ये क्या होता है ना, एक सांड को वश में करने के लिए एक लोकप्रिय खेल होता है। अब देखिए 39 में क्या होता है? गोटी पुआ। ये गोटी पुआ क्या होता है? ये उड़ीसा के जो लड़के लोग होता है, युवा लड़का, उनके द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और राधा कृष्ण का इसमें खेल नाटक किया जाता है। उसके बाद 40 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? बांसुरी है। इसको कैसे याद रखिएगा? जैसे हरिप्रसाद, हरि मान लीजिए कि कृष्ण भगवान, हरि क्या चीज़ बजाते हैं थे? तो बांसुरी। इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा। इसमें और कुछ पॉइंट बताते हैं। इसका जन्म हुआ था 1934 में जन्म हुआ था। कहाँ पे? प्रयागराज में इसका जन्म हुआ था। और बाद में ये ऑल इंडिया रेडियो संघ में ये शामिल हो गए। ऑल इंडिया रेडियो संघ में ये शामिल हो गए हरिप्रसाद चौरसिया। और इनको जाकर के 1984 में संगीत नाटक पुरस्कार मिला था। 1984 में संगीत नाटक पुरस्कार मिला था हरिप्रसाद चौरसिया को। और 1992 में मिला था 1992 में, कितने में? 1992 में मिला था पद्म भूषण, जो कि तीसरा सबसे वीरता पुरस्कार होता है, पद्म भूषण। और उसके बाद था 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला था। ये याद रखिएगा आप लोग। तो पूछता है कि पद्म विभूषण कब मिला था, मतलब नाम दे देगा, इसका पूछेगा, डेट पूछ लेगा या ईस्वी पूछ लेगा। तो 2000 ईस्वी में मिला था पद्म विभूषण। 41 में है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक
पुस्तक किसने लिखी? तो क्रिकेट मास्टर, ये लिखे हैं अनिल कुंबले ने। 1987 में ये पुस्तक आया था। किसके द्वारा है? अनिल कुंबले। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? ये खेल दिवस कब मनाया था? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसके अवसर पर? ये हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद्र। इसको किसके नाम से जानते हैं? हॉकी का जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, हॉकी का जादूगर, ठीक ना। तो 29 अगस्त के, तो इसका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में हुआ था, ठीक ना। तो यही 29 तारीख को इसके राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पूछा है कि नोबेल पुरस्कार की श्रेणी कितनी है? तो नोबेल पुरस्कार जो है ना 6 श्रेणी में दिया जाता है। जैसे कि चिकित्सा, सबसे पहले जानते हैं शांति के क्षेत्र में, उसके बाद शांति हो गया, चिकित्सा हो गया, मेडिसिन जिसको बोलते हैं, उसके बाद अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद रसायन के क्षेत्र में हो गया, उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में हो गया, उसके बाद भौतिक के क्षेत्र में। इस प्रकार से 6 क्षेत्र में इसको दिया जाता है। देखिए ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम से दिया गया है। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नाम अब क्या दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में किया गया था। जितने भी ब्रिक्स में देश हैं ना, उनके द्वारा ये बैंक खोला गया। कौन सा? उसका नाम था ब्रिक्स बैंक, और बाद में यही बैंक का नाम हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB जिसको बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो जो भारत में निर्मित टैंक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्जुन। इसका उच्च मारक क्षमता होता है इस टैंक का, अर्जुन नाम है उसका। 46 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 1990 के दशक में आया था सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। उसका नाम था परम 8000 ये था। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इस और दूसरा कंप्यूटर है कौन? परम युवा 2। 47 में देखते हैं, 1 बिट डाटा, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, 1 बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? किसका उपयोग होता है? ये होता है फ्लिप फ्लॉप का। किसका? फ्लिप फ्लॉप का। 48 में देखते हैं, डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। तो कौन सा वो था? अर्पानेट। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेगा, अर्पानेट। ये इंटरनेट का आधार बन गया। अर्पा का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। इस प्रकार से ये मिल करके ये अर्पानेट बनाया था, जो नेटवर्क था। 49 में देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की होता है जब आप लैपटॉप की जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब कोई कंप्यूटर हो या क्या बोलते हैं कीबोर्ड हो, उसमें अगर होम की को अगर प्रेस करते हैं तो होम की को प्रेस करते से जो भी वो कर्सर रहता है, कर्सर बोला जाता है ये एरो को, जो भी कर्सर रहता है ना, वो जब होम की प्रेस करते हैं जो भी लाइन रहता है उसको कोई भी लिखते हैं यहाँ से, तो इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ भेज देता है, तो लाइन में ये शिफ्ट कर देता है। 50 में बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? तो ऊर्जा की इकाई आपको पता होगा कैलोरी और जूल होता है। 51 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो ये होता है परिदर्शी, यानी समुद्र में जो पनडुब्बी होते हैं ना, अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए परिदर्शी का यूज करते हैं। 52 में, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो कार्य, सबसे पहले जानते हैं कार्य क्या होता है। किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर वो अपना स्थान बदलता है, किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं वो अगर स्थान बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो W बराबर होता है F.S, इसी को बोला जाता है FS cos थीटा बोला जाता है। अगर ये किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं वो अगर स्थिर है तो शून्य, जीरो कार्य माना जाएगा, जब तक उसमें कुछ क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है? एक अदिश राशि है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ दे रखा है, क्या? यह एक सदिश राशि है, गलत है ये, और बाकी सब सही है। देखिए इसकी इकाई जूल है, ये ऋणात्मक हो सकता है, सही बात है। हम फोर्स लगाए इधर लेकिन वस्तु आए इधर, हो सकता है। इधर निगेटिव वर्क भी होता है, पॉजिटिव वर्क भी होता है। जैसे कोई वस्तु हम मान लीजिए ऊंचाई वाले स्थान पर रखा हुआ है,
हम ऊपर की ओर बल लगाते हैं, धीरे धीरे इसको नीचे रखते हैं, लेकिन बल हम उधर लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो दूरी तो नीचे कवर हो रहा है, लेकिन बल हम ऊपर लगा रहे हैं। इस दिशा में, इस समय में क्या हो जाएगा, ये जो कार्य हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। जीरो कब होगा, जब वस्तु अपने जगह पर स्थिर हो। पॉजिटिव कब होगा, जब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़े। 53 में देखते हैं, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं, केशिका का क्रिया। 54 में देखते हैं, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है ध्वनि का परावर्तन। ये इसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं, अपने गला में लटका के रखते हैं, जिससे कि किसी भी रोगी का जो मतलब हृदय या कहीं भी टच करके उसको रखा जाता है, ठीक है ना, तो उससे पता चल जाता है कि इस प्रकार का यंत्र होता है, तो ये लगा के रखा जाता है। तो ध्वनि का जो परावर्तन होता है ना, उसी को सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 55 में भौतिकी में वो कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब, बोला है कि T और P का मान समान होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि एक फार्मूला होता है PV बराबर nRT, आप लोगों को पता होगा, सॉरी PV बराबर nRT। तो यहाँ बोला कि T और P क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे V और क्या बच गया, nR। इसलिए सभी गैसों के समान आयतन और आयतन अणुओं की संख्या समान है। तो V और nR का ये जो होता है ना, मोल, नंबर ऑफ मोल्स, या जिसको नंबर ऑफ पार्टिकल बोलते हैं, ये कौन सा नियम बताता है? ये अवोगाड्रो का नियम बताता है ऐसी। तो अवोगाड्रो में होता है कितना, 6.023 गुना 10⁻23 पार्टिकल होते हैं एक अवोगाड्रो में। ओम का नियम तो V बराबर IR होता है, आप लोगों को पता होगा, V बराबर IR होता है। बॉयल्स के नियम में तापमान T क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और चार्ल्स के नियम में दाब कांस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। 56 में क्या बता रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ 56 में क्या, अलग अलग परमाणु संख्या, और क्या बोला कि परमाणु संख्या अलग हो। जैसे कि हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका होता है 19, इसका होता है 20 परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान मान लीजिए इसका 40, इसका 40, दोनों का हम सेम कर दिए, वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। अलग अलग परमाणु संख्या देखिए अलग अलग है ना, 19 है, इसका 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या वाले है, लेकिन समान द्रव्यमान संख्या। देखिए यहाँ 40 लिए, इसका 40 संख्या। इस प्रकार के परमाणु को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, आइसोबार, समभारिक बोलते हैं इस प्रकार के परमाणु को। अम्लराज किसको बोलते हैं? देखिए अम्लराज क्या होता है ना कि HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, और ये 3:1 में लिया जाता है। इसको एक बार एजिया भी बोला जाता है। ये सांद्र होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। 58 देखिए क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? तो ये जो है ना एल्युमिनियम क्लोराइड, ये नहीं है और बाकी सब है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। 59 में क्या बता रहा है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोला जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, ठीक है ना। 61 में क्या है कि निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकार नहीं है, यानी अनुवांशिक विकार नहीं है। तो अनुवांशिक विकार क्या बोलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी DNA के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है, वो उस प्रकार के विकार को अनुवांशिक विकार बोलते हैं। तो देखिए ये डाउन सिंड्रोम हो गया, वर्णहीनता हो गया, थैलेसीमिया, ये सब अनुवांशिक रोग विकार है। लेकिन एड्स जो है ना, ये वायरस के कारण होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा C। अब 62 में देखिए क्या बोल रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो आप लोग को दांत का फॉर्मूला याद होगा, 21 23 होता है। ये 21 23 को क्या होता है, सबसे आगे के भाग का दांत जो होता है ना, उसको बोलते हैं यानी बोलते हैं रदनक, इंसाइजर जिसको बोलते हैं रदनक, इंसाइजर। केनाइन इसको बोलते हैं केनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, इसको बोलते हैं मोलर। तो ऊपर वाले भाग में 21 23, नीचे वाला भाग में भी 21 23, इस तरह से फॉर्मूला याद रखिएगा। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो कितने प्रकार का, 1 2 3 4 प्रकार के। 63 में देखिए, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमो नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण से रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है।
64 में क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। जितने भी स्वपोषी होते हैं, खुद से भोजन करते हैं, वो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं और बाकी सब आते हैं। 65 में है, जनवरी 2023 में पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, इसके लेखक का नाम क्या बताना है। तो इनके लेखक का नाम है संजीव सान्याल। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी करंट का है। मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं। ये बने हैं कौन, एरिक गारसेटी बने हैं। और 67 में देखते हैं, ये अभी करंट क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन। नवंबर 2022 में इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। 68 में है, जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र, आपको पता होगा कि नीलमणि फुकन ये जो असमिया भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया भाषा के लिए, इनका निधन हो गया। ये किससे संबंधित है, ये साहित्य से, लेखन से संबंधित है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको, दामोदर मोजो को, ये तेलुगु लेखक है। 69 में है, फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो ये किसे चुना गया, रुचिरा कंबोज को चुना गया। 70 में है, जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, यूसुफ अल-सीसी अल-सस, ऐसे नाम याद नहीं आ रहा पूरा, यही नाम था, आप लोग देख लीजिएगा, अल करके नाम था, अल-सीफी अल ऐसे करके। तो याद रखिएगा कहाँ के थे वो, मिस्र के थे। अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप लोग को बहुत इजी वे में बताएंगे हम लोग। देखिए, टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एन केटोलॉजी, देखिए ओलॉजी यहाँ पे भी, ओलॉजी यहाँ पे भी, और देखिए ATION यहाँ भी है, ATION, देखिए OLOGY यहाँ पे 5 वर्ड है, इसका भी OLOG है 5 वर्ड, ATION कितना वर्ड है, 5 वर्ड, यानी 5 वर्ड का सेम कर रहा है। तो यहाँ इसके लास्ट से देखेंगे 1 2 3, यहाँ LYPSE सेम होगा। तो LYPSE किस में है, इसमें भी है, LYPSE है, LYPSE सब में है। और बाकी देखिए क्या होता है, देखिए TECHN है ना, इसका N ये शुरू में आ गया, यानी इसका अंतिम वाला शब्द शुरुआत में आ गया। तो इसका अंतिम से दूसरा वाला, इसका शुरुआत से दूसरा वाला, ये C का C जगह पे हो गया, E का यहाँ आ गया, और T का इसका लास्ट में आ गया, यानी एक दूसरे का ऐसे कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक ना। तो सब का ऐसे ही कर देंगे। तो यहाँ A है तो A का यहाँ A आ जाएगा, यहाँ उसके बाद C है तो C आ जाएगा, यहाँ O है O आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा, उसके बाद A आ जाएगा। ACOPA जहाँ पे होगा वही हो जाएगा, ACOPA, इसी में, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 में देखिए क्या बता रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अवरोध को क्या लिखा जाता है, डिफ्रोड लिखा जाता है। एक्सेस को इतना देखिए A से D बन रहा है, कितना इसमें जोड़ेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे, 3 आगे, ABCD 3 आगे बढ़ेंगे। B से फिर 3 आगे बढ़ेंगे, कितने आगे बढ़ेंगे, F होगा 4। R से कितना, R देखिए R से यहाँ क्या बन गया, R और O है, इन दोनों को अपोजिट कर दिया, R की जगह O आ गया और O की जगह R आ गया। तो सबसे पहले यही करते हैं। इसमें भी देखिए A में कितना हम जोड़ेंगे, A में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। G में यहाँ कितना जोड़े थे, 4, तो G में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7। G 7 में होता है, 7 4 11, 11 में देखिएगा आप लोग क्या होता है, ये 11 में होता है आपको K, तो DK हो जाएगा। अब बाकी 2 वर्ड को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो 2 वर्ड का कौन सा है, EN, तो इसको लिखेंगे NE, तो DKNE। और उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं, A की जगह फिर यहाँ देखिए, यहाँ उसके बाद 2 को कर लिया आगे, तो A की जगह यहाँ D लिखा था, यानी 3 जोड़े, फिर D की जगह इसमें 2 जोड़े, 3 जोड़ना है इसमें। बाकी C में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 6, F आ जाएगा, EF। तो देखिए DKNEF सिर्फ यही ऑप्शन में है। तो आप लोग इस तरह से देखिए, पहले क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसके पैटर्न फॉलो के अनुसार से आप लोग बनाइएगा इसको।
यहाँ देखिए क्वेश्चन को हम छोटा कर किए हैं। तो देखिए नीचे इसमें 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत 3 के विपरीत क्या होगा ये पूछ रहा है, यानी 3 के विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 2 3 6 है और यहाँ पे देखिए 6 1 5। सिर्फ हम 2 देखिए ये दोनों पासा को लेते हैं, इन दोनों पासा को लेते हैं। अब कोई भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए, यहाँ 6 से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज में, 6 से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज में। तो यहाँ लिखते हैं 6 1 5 क्लॉकवाइज में लेना है। यहाँ 6 2 3 6 2 3 6 कॉमन आ गया। देखिए 1 के ऑपोजिट क्या होगा 2 होगा और 5 का ऑपोजिट क्या होगा 3। तो यहाँ पे 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 5, यही बताना है। इसका ये नहीं भी देगा ना कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम इसको बनाते हैं। देखिए P माइनस Q का अर्थ होता है क्या, यहाँ दे रखा है कि AB की मात्रा, यानी P मात्रा है किसकी, P मात्रा है Q का, उसका फिर माइनस दिया है, इसका मतलब Q जो मात्रा हो जाएगा R का। उसके बाद यहाँ स्टार का अर्थ क्या होता है, A B की बहन है, A जो है बहन है किसकी B की, यानी R बहन हो जाएगा किसका S का ये बहन है। और एंड का अर्थ क्या होता है, A B का पुत्र है, यानी S जो है पुत्र है किसका T का। यहाँ B है तो इसका मतलब यहाँ क्या दे रखा है T, तो यहाँ T हो जाएगा। यानी ये इसका पुत्र है और ये इसकी पुत्री है, इसका मतलब ये पति पत्नी होगा। तो P का T से क्या संबंध, P का T से, तो ये यानी ये T जो है ना ये पुरुष है और ये इसका ये कौन सा है, ये माता है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, ये सास हो जाएगा। P जो है ना T का सास हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 74 में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा B सास। 75 में देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए 7 को 2 से गुना किया और 1 माइनस कर दिया, तो 7 दूनी 14 में से गया 13। फिर 16 को 2 से गुना किया 1 माइनस कर दिया, 16 दूना 32 में से गया 31। फिर 46 को 2 से गुना करेंगे 1 माइनस कर देंगे, तो 92 में से 1 जाएगा तो 91, डी हो जाएगा इसका। बहुत ईजी वे होता है। उसके बाद देखिए सेक 3 थीटा कोसेक 4 थीटा माइनस 15 डिग्री के बराबर है, तो टेन 3 थीटा का मान बताना है। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले दोनों को सेम साइड हम चेंज करते हैं। देखिए सेक थीटा क्या होता है 1 बटे कोस थीटा, तो यहाँ कोस 3 थीटा तो यहाँ 3 थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोस थीटा क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 3 थीटा। अब जहाँ पे ये कोस 3 थीटा है उसकी जगह पे ये आ गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब फिर इसको पलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा कोसेक, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक 90 माइनस 3 थीटा। और ये कोसेक 90 डिग्री थीटा इसको आप छोड़ दीजिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस 3 थीटा किसके बराबर हो गया कोसेक 4 थीटा माइनस 15 डिग्री। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री माइनस 3 थीटा और 4 थीटा माइनस 15 आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए 4 थीटा यहाँ पे है, इस 3 थीटा को बराबर की साइड लाएंगे तो 4 और 3 मिलके हो जाएगा 7 थीटा, और ये 15 डिग्री उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 105 डिग्री। कितना डिग्री 105 डिग्री। तो 7 से ये कट जाएगा 15 बार में, तो थीटा का मान आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ टेन 3 थीटा है, तो 3 थीटा का मतलब हो गया 15 गुना 3 45। टेन 45 का मान कितना हो जाएगा 1। 77 में देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा कुछ नहीं है। सभी वस्तुओं का औसत अंकित मूल्य क्या होगा, औसत अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य टोटल को हम जोड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को जोड़ लेंगे। तो 11 7 18 18 9 27 27 6 33 4 37 5, फिर से जोड़ते हैं 11 7 1800 18 9 27 27 6 33 33 4 37 5 42 10 52, यानी 5200 रुपया हुआ। कितने टोटल कितने वस्तु है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा दे देंगे तो ये पॉइंट में आएगा। कितना आएगा देख लेते हैं भाग, देखिए 7 49 3 बचा, 7 चौका 28 2 बचा, फिर 7 दूनी 14, यानी 742 दशमलव कुछ होगा। तो देखते हैं कि इसमें ऑप्शन है 742 दशमलव कुछ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। 78 में देखिए ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, MDH मेथड बोलते हैं, उससे बनाएंगे इसको।
तो देखिए एक पुरुष 4 महिला की एक कार्य को इतना दिनों में कर सकती है, जबकि 3 पुरुष 4 महिला। तो एक पुरुष, तो इसको लिखते हैं एक मेल, एक को गुना करने मेल लिखे सिर्फ, प्लस 4 महिला, 4 फीमेल का मतलब महिला का मतलब वोमेन, 4 डब्लू। एक कार्य कितने दिन में करती है? 65/4 दिनों में पूरा करती है। ये लिख दिए। ये किसके बराबर हो जाएगा? कर सकती है। जबकि 3 पुरुष, अब 3 की जगह पे यहाँ लिखना पड़ेगा 3m, और 3 पुरुष और 4 महिला की जगह लिखना पड़ेगा 4 वोमेन। इसे कितने दिन में करती है? 13/2 दिन में। अब जो करता है काट दे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 13 से कटेगा 13 × 5 = 65, यानी 5/2। तो 2 को इधर भेज देंगे, 5 को इस सब में गुना कर देंगे। तो यहाँ गुना करते हैं तो 5m हो जाएगा, ये 5 होगा 20 हो जाएगा, 20 ओमेन हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसका? 2 को इधर भेजे, 3 × 6m, और 2 फिर भेजे, 4 दूनी 8, प्लस 8 ओमेन। अब देखिए ये 8 ओमेन को इस साइड भेजेंगे तो 20 में से 8 चले जाएगा, 12 बचेगा। तो 12 ओमेन किसके बराबर हो जाएगा? 6 में से 5 गया, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, m हो जाएगा। यानी m/w क्या हो जाएगा? m/w को यहाँ m/w हो गया 12/1। यानी ये पुरुष की क्षमता 12 है तो महिला की क्षमता कितना है? 1। ये 12/1 हो गया। तो यहाँ कुल काम हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए पहले m की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 12, तो 12 लिख दिए। और ये 4 ओमेन का क्षमता कितना है? 1, तो 4 × 1 4 हो गया। तो ये कितना हो गया? 12 × 4 16, और गुना कितना था? 65/4, जो शुरू में था वही लेना पड़ेगा, 65/4 ले लिए। ये 4 से कट गया, 4 × 4 = 16, 65 × 4 कितना हो गया? 65 × 130 × 260। कुल काम कितना हो गया? 260। अब बोला कि 13 महिलाएं, इसे कितने? तो महिला की क्षमता कितना है? 13। एक महिला कितना है टोटल? 13। उसकी क्षमता कितना है? 1। तो 13 × 1 कितना हो गया? 13। तो 260 में 13 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, यानी 20 दिन में वो काम करेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरह से MDH मेथड से आप लोग ये क्वेश्चन बनाइएगा। आप 39 में देखते हैं, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। थोड़ा इसको पहले पढ़ ले तो उसके बाद इसको बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि निम्न पाई चार्ट में एक कारखाना में विभिन्न श्रेणियों ABCDEFGH के कामगारों की संख्या दर्शाता है। ये यहाँ पे दे रखा है कितना % कौन कौन करता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी बी के केंद्रीय कोण का मान कितना होगा? तो देखिए श्रेणी बी कहाँ है? ये बी है 15%। ये सब मिला कितना हो जाएगा? 100%। 100% में पता है कितना डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। और ये 15 डिग्री का ये कोण निकालना हमको कितना होगा? ये वाला कोण। कलर चेंज करके दिखाते हैं आप लोग कौन सा बोल रहे हैं। ये वाला कोण जो है ये कितना होगा? वो 15 डिग्री का मान बताना है। तो 100 डिग्री वाला 360 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 15 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 15% का मान हो जाएगा 100% बराबर 60, तो 10% हो जाएगा 36, तो 5% हो जाएगा 18 के बराबर। तो 5 × 15, तो 18 × 54 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? ये कोण का मान 54 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। अब देखिए ये कुछ समरूपता का क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC समरूप है किसका? DEF का। इस प्रकार AB का मान दे रखा है 9.1 सेंटीमीटर, DE का मान दे रखा है, ये DE का मान 6.5 सेंटीमीटर। ADE का परिमाप इतना है और ABC का परिमाप निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं है, परिमाप क्या होता है? भुजा का रेशियो होता है। तो AB दे रखा है 9.1, और AB की जस्ट नीचे में DE, इसका AB है लेंगे, इसका DE लेंगे। DE कितना देखा है? 6.5। और ये किसके बराबर जगह? ABC का परिमाप हमको निकालना है। परिमाप नहीं दे रखा, वो निकालना ऊपर में। नीचे में कितना? DEF का परिमाप देख रखा है कितना? 25। ये मान लेते हैं x है, ये 25। अब देखिए कुछ करता है तो ये दशमलव से दशमलव हटा देंगे। 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91। ये 5 से नीचे कट जाएगा 25, और ये 7 इधर चले जाएगा, 7 × 5 = 35। x का मान कितना आएगा? 35 सेंटीमीटर उसका परिमाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेशियो मेथड से बनाते हैं। यानी किसी दो त्रिभुज अगर समरूप रहता है तो उसका परिमाप का जो रेशियो होता है उसका भुजा का रेशियो के बराबर होता है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग खत्म कर गया। अब कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, उसको देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स। सैनोनिम्स बताना है। सैनोनिम्स क्या होता है? समान अर्थ, हिंदी में बोलते हैं समानार्थी। एस्पर्न, एस्पर्न मीन्स क्या होता है? एस्पर्न मीन्स होता है घृणा करना, घृणित, घृणा करना। तो डिस्पाइज मीन्स भी होता है घृणा करना, DESPISE। गोसिप मीन्स होता है गप सप करना। एडमायर मीन्स होता है कि प्रशंसा करना। इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना। यहाँ ये पूरा सेंटेंस को नहीं पढ़ना, इतना टाइम नहीं है, नीचे वाला सिर्फ पढ़ना है। ट्रीज क्लीन एन एयर। अब देखिए कभी एन एयर, एयर के साथ कभी एन नहीं लगता है, ये सब डिफिनिट आर्टिकल होता है। द एयर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्लीन द एयर हो जाएगा इसका सही। इसको हटा के हमको क्लीन एन एयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा? क्लीन द एयर, तब ये सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। 83 में क्या बता रहा है कि सेलेक्ट द इनकोरेक्ट एस्पेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा इनकोरेक्ट है? डिसओबीडिएंट, DIENT होता है, OBEDIENT, ए न, इसमें ए गलत दे रखा है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 84 में देखिए, फिर ऊपर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है कि इनमें से कौन सा लाइन में गलत है। इसमें गलत है कि इसमें। देखिए टैगोर वाज अ पोएट एज वेल अ पेट्रियट। एज वेल एज होता है, हमेशा एज वेल एज होता है, एज वेल एज लगता है, तो ये याद रखिएगा। तो ये एज वेल ये गलत हो गया, ये सर यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे एज जोड़ना पड़ेगा। 85 में देखते हैं। 85 में द न्यूज़ रिपोर्टर रिफ्यूज टू, क्या रिफ्यूज किया? मतलब मना कर दिया, मतलब कोई चीज़ को उजागर करने के लिए। डिस्क्लोज, तो किसी चीज़ का मतलब ये क्या होता है? मना कर दिया कि मतलब क्लोज मीन्स होता है बंद करना, इसको डिस्क्लोज मीन्स होता है फिर से उसको क्या करना? डिस्कवर करना। डिस्कवर मीन्स तो खोज होता है, डिस्क्लोज मीन्स होता है किसी को मतलब प्रमाणित करना या ऊपर लाना, किसी को पर्दा हटाना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज हो जाएगा इसका। 86 में देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। इन द जंगल ही सॉ अ डैश वॉल्व्स। देखिए भेड़िया का ये जो वॉल्व्स मीन्स होता है भेड़िया, क्या होता है? भेड़िया। इसकी जो समूह होते हैं उसको बोलते हैं पैक, पैक ऑफ, इसको बुलाता है पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों का समूह। हर्ड मीन्स होता है मवेशी का समूह, ये याद रखिए। बंच मीन्स होता है गुच्छा। 87 में एंटोनिम्स यानी विपरीत शब्द बताना है। डिपॉजिट मीन्स होता है क्या? जमा करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निकालना, विड्रॉ करना, पैसा निकालना, डिपॉजिट करना। 88 में देखते हैं। 88 के यहाँ से यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या बता रहा है? बता रहा है कि अ ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, ये बताना है। लोगों के समूह क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हर्ड, इसको बोलते हैं होर्ड, HORD। ये तो मवेशी का समूह होता है, HERD, मवेशियों का समूह। लेकिन ये आदमियों का समूह क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं, यानी होर्ड बोलते हैं उसको। 89 में क्या देखा? सेलेक्ट द इनकोरेक्ट एस्पेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे जेलस, ये गलत दे रखा है, यहाँ पे JEA होता है, LOUS, तो ये गलत दे रखा है। बाकी सब कोलाइड सही है, सिंसियर सही है, लॉथर सही है। 90 में देखिए बोला कि अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलिस्ट इन अ चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीज। बच्चे के जो रोग को निदान करता है उसको क्या बोलते हैं? पेडिएटेरिशियन बोलते हैं उसको, ये बच्चे के लिए होता है पेडिएटेरियन। और कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? ये किडनी से संबंधित होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट ये भी होता है। ये कार्डियोलॉजिस्ट ये हार्ट से संबंधित बीमारी को जांच करता है। ये नेफ्रो ये किडनी जिसको ब्रिक बोलते हैं। फिजिशियन क्या होता है? वो होता है चिकित्सक। तो ये बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? पेडिएटेरिशियन। अब यहाँ से हिंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए मनोहर शब्द में संधि है, तो मनोहर होता है मन को हरने वाले, मनः जोड़ हर, तो इसमें कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे? मनः जोड़ हर। 92 में क्या है? अंकुश का ठीक विपरीत क्या? अंकुश का क्या हो जाएगा? निरंकुश। और नवोड संधि क्या है? नवोड का होता है नव जोड़, नव जोड़ ऊढ़ा, ऊढ़ा, नव जोड़ ऊढ़ा, नवोढ़ा, यानी अ और उ मिलके ओ बनाता है, तो यहाँ हो जाएगा नवोढ़ा, नवजोड़ ऊढ़ा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द क्या होता है? किसी शब्द के अंतिम में लगता है। रा तो है यानी लूट, आप लोग पढ़ेंगे लूट, लूट,
तो लूट में क्या लग गया, एरा, तो एरा कहाँ है, यहाँ पे लुटेरा। उपनिवेश से संबंध हो जिनका, उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। अनु का अर्थ क्या होता है कि पीछे, क्या होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे, लेकिन अनु का ये अर्थ होता है ये कण, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अनु का अर्थ होता है कण, तो ये बारीक, तो परंतु अनु का अर्थ होता है कण, तो ये समरूपी भिन्नार्थ शब्द है, तो अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे। सेंधव का आशय इनमें से क्या कौन सा नहीं है, तो देखिए सेंधव का आशय इनमें से कौन सा नहीं है। सेंधव देखिए, सेंधव एक घोड़ा भी होता है, सेंधव नदी भी है, ठीक ना, एक सेंधव नमक भी होता है, लेकिन ये सोना नहीं होता है सेंधव का अर्थ। 81 ओके, ये हो गया। अब देखिए 98 में देखिए, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा, अनेकार्थी शब्द कौन सा है, इनमें से गुरु शब्द है अनेकार्थी, इनका बहुत सारा मीनिंग है। खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या है, खगेश का पर्यायवाची होता है विनते, और कलई खुलना का मुहावरे अर्थ क्या होता है, कलई का होता है कि भेद प्रकट होना। तो आप लोग यहाँ तक हो गया, टाइम का कमी है तो जिसके कारण से स्पीड में कर दिए, तो आइए तो देखते रहिए, अगले सेट जरूर बहुत जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।